एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे आपके NCERT क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 लेसन द लिटिल बुली, और यह है पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर में, जो है आर्टिकल्स ए, एन और द का इस्तेमाल। इसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। So now let's see the question number 1. Now that you have read and understood the lesson, you can answer these questions and you have to put a tick mark on the right answer. Question number 1. Why did all the children hate Hari? हरी को सभी बच्चे डिसलाइक नापसंद क्यों करते थे? Because he would not talk to anyone? नहीं, ऐसा नहीं था। Because he always pinched them? Yes. Because he loved stealing their food? No, ऐसा भी नहीं है। कोई भी MCQ वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के पहले हमें सारे ऑप्शंस को रीड करके उसके बाद फाइनली जो सबसे करेक्ट आंसर है, जो ओनली करेक्ट आंसर है, उसी को चूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2. नोबडी टुक हरीज हैंड. जब ये सब बच्चे क्लास पिकनिक के लिए गए थे तब हरी का भी किसी ने हाथ पकड़ के खेलना नहीं चाहा था। नोबडी वेंट नियर हिम. नोबडी प्लेड विथ हिम. This shows that Hari had many friends, few friends or no friends. Hari had no friends. Question 3. Which of the following actions would make a friendly person? इनमें से कौन सी चीज़ें करने पे हमें ये पता चलेगा कि सामने वाला इंसान बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, वो बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना सबको अच्छा लगता है। सो लाइक रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, अगर कोई इंसान दूसरों की रेस्पेक्ट करता है तो हमारे चेहरे पे हमेशा हंसी होती है, तो हम हमेशा उसके फ्रेंड बनना चाहेंगे। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, किसी छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स अगर हम खा लेंगे तो कोई हमें रेस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। देन कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, किसी के नाम का मजाक उड़ाना, बिल्कुल भी नहीं। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, किसी को धक्का मारना या फिर उसे रुलाना, ये भी कोई भी पसंद नहीं करेगा। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी हेल्प करने पे हमें फ्रेंडली कहा जाएगा। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स, उससे भी हमारे क्लासमेट्स हमें बहुत पसंद करेंगे, हमें फ्रेंड बनाएंगे। मॉकिंग एट फ्रेंड्स, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, चिढ़ाना, किसी की नकल उतारना। मॉकिंग और हर्टिंग करने से क्या लोग हमें पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, किसी कमज़ोर इंसान की मदद करना, उसे किसी बुराई से या फिर किसी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करना, बचाना, उससे भी लोग हमें रेस्पेक्ट करेंगे। सो योर आंसर इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। और इन्हीं एक्शंस को हम यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 करके यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ सम word building. Find out words which are opposite or are closest to being the opposites of the words given below and then write down the opposites in the grid. यहाँ पे हमें क्रॉसवर्ड पजल बनाना है और यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं उनका ऑपोजिट हमें इस पजल में लिखना है। तो ये है डाउन और ये है अक्रॉस। डाउन मतलब जैसे ये नंबर 1 ये डाउन जा रहा है नीचे, और अक्रॉस मतलब जैसे ये नंबर 3 ये अक्रॉस जा रहा है ऐसे। तो हमें इस तरीके के ऑपोजिट्स लिखने हैं। नाउ डाउन में सबसे पहला है स्माइल। स्माइल मतलब हंसना। स्माइल का ऑपोजिट क्या होगा? गुस्सा करना, फ्राउन करना। लेकिन यहाँ पे जो नंबर 1 है ये S से स्टार्ट होता है। सो द आंसर हियर इज स्काउल। SCOWL। स्काउल मतलब एक ऐसा फेस बनाना जिसमें हमें दुख या फिर गुस्सा, इस चीज का फीलिंग का एहसास हो, पता चले। देन नंबर 2 इज हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट क्या होता है? सैड होता है। लेकिन नंबर 2 जो वर्ड है वो M से स्टार्ट होता है, तो मिलता जुलता जो वर्ड है वो है मिजरेबल, जो M से स्टार्ट होता है। मिजरेबल का मतलब फेस देख के ही आपको यहाँ पे पता चल रहा है ये बहुत ही दुखी लग रहा है, एकदम हैप्पी का ऑपोजिट। एंड द स्पेलिंग इज MISERABLE, मिजरेबल। थर्ड वर्ड इज क्वाइट। क्वाइट का ऑपोजिट होता है
बहुत ही शोर शराबा। क्वाइट का मतलब बहुत ही शांत, इसका ऑपोजिट है शोर शराबा होना, नॉइज होना। तो जो तीसरा वाला अक्रॉस, ये थर्ड नंबर का वर्ड है, वो स्टार्ट होता है एन से, NOISY, नॉइजी, शोर शराबा से भरे हुए होना। देन द फोर्थ वर्ड इज स्ट्रॉन्ग, ये डाउन में है। कहाँ पे? ये स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही शक्तिशाली, उसका ऑपोजिट है कमजोर। और ये वर्ड भी स्टार्ट होता है W से, तो WEAK होता है वीक, वीक मतलब कमजोर। द फिफ्थ वर्ड इज पनिश, मतलब किसी को पनिशमेंट देना, सजा देना। इसका ऑपोजिट होता है पुरस्कार देना, किसी को प्राइस या फिर रिवॉर्ड देना। द फिफ्थ वर्ड इज स्टार्टिंग विथ हियर, EWA, ईवा तो लिखा है, मतलब कि ये R फॉर रिवॉर्ड ही होगा, REWARD, रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देना, प्राइस देना। क्वेश्चन नंबर 2, हरी वॉज पिंच्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू होने का क्या मतलब है? जब हमारे शरीर पे बहुत सारे ब्रूइजेस हो जाते हैं, चोट लगती है, और चोट लगने के कारण हमारे बॉडी में खून जम जाता है, ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, उसी कारण ये जो ब्लैक कलर का निशान बनता है, और वही मतलब है हरी वॉज पिंच्ड, ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, एंड ब्लैक एंड ब्लू हियर मीन्स ही हैड मेनी bruises on his body. Question 3, I shan't pinch anyone anymore. shan't का क्या मतलब है? shan't एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है ये वाला, shall not. This is the answer. Now with same type of thing you have to give the full form of all these. तो पहला वाला जो वर्ड है won't, won't का फुल फॉर्म है will not. दूसरा वाला weren't, weren't का फुल फॉर्म है were not. उसके बाद wouldn't, wouldn't means would not. और लास्ट वाला है couldn't, couldn't means could not. Question 5, a girl was sitting quietly beside him. Hari leapt to his feet crying loudly. Here the words quietly and loudly tells us how an action is being done. यहाँ पे quiet शब्द में ly जोड़ के quietly बना है और यहाँ पे loud में ly जोड़ के loudly बना है। वैसे ही we have to write 5 more words ending in ly which denotes how something is done. So your answer is eagerly, gently, slowly, happily and quickly. eagerly वर्ड जो है वो ईगर में ly जोड़ के ईगरली बना है। जेंटल शब्द में GENTLE होता है, ई छोड़ के हमने ly लगाया है। स्लोली, स्लो में ly जोड़ के स्लोली बना है। हैप्पीली में HAPPY, y की जगह पे I आ गया एंड देन ly। क्विकली, क्विकली में भी क्विक के साथ ly जोड़ के बन गया क्विकली। Then the next question, add ly to the following words and then we will make some sentences with these words. तो जैसे पहला वर्ड है क्लियर, क्लियर का मतलब होता है कि साफ साफ, क्लियरली। अब क्लियर में अगर मैं ली जोड़ दूंगी वो बन जाएगा क्लियरली एंड द सेंटेंस विल बी दैट मैन कैन नॉट स्पीक क्लियरली। वो जो इंसान है वो साफ साफ बोल नहीं सकता, कैन नॉट स्पीक क्लियरली। दूसरा वर्ड है मैरी, मैरी का मतलब है हैप्पी होना, आनंदित होना, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होना। इसमें जब हम ly जोड़ेंगे वो बन जाएगा मैरीली। y की जगह पे हमने I लगा दिया और उसके बाद ly जोड़ दिया, मैरीली। वी सेलिब्रेट ऑल आवर फेस्टिवल्स मैरीली, बहुत खुश होकर हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वर्ड इज वियरी, वियरी का मतलब है बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। आप क्लास पिकनिक गए, पूरा दिन आपने उछल कूद किया, शाम को जब आप घर वापस आए बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम क्या बनाएंगे? WEARY, y को हटा के हमने लिख दिया यहाँ पे I और उसके बाद जोड़ दिया ly, वेरीली। I felt wearily after a long journey. उसके बाद है डबल, डबल मतलब किसी चीज़ को दुगना कर देना, 2 बार। इसको हम 2 तरीके से या फिर
पक्के तौर से भी बोलकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। डबल में जब हम ly जोड़ते हैं, लास्ट के ई को छोड़ के कट आउट करके उसके बाद ly जोड़ते हैं। डबली, आई मेड डबली श्योर दैट द डोर वॉज लॉक्ड। घर से निकलने के पहले मैंने 2 बार चेक किया कि मैंने अच्छे से अपना ताला लगाया है। दैट इज डबली श्योर, 2 बार पक्के तौर पे मैंने चेक किया। देन द वर्ड इज ड्रीयरी, DREARY, मतलब बहुत ही बोरिंग किसी चीज का होना, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड या फिर बोरिंग। ड्रीयरी में जब हम ly ली जोड़ देते हैं तो वही लास्ट में y है, y की जगह हम लिख देते हैं I और उसके बाद ly ली ऐड करना है, ड्रीयरीली। मीनू वॉज वॉचिंग द टीवी शो ड्रीयरीली। उसके पापा ने रिमोट अपने पास रख के एक ऐसा चैनल खोल दिया जो मीनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो बेचारी बोर होके टीवी देख रही थी। मीनू वॉज वॉचिंग द टीवी शो ड्रीयरीली। देन द वर्ड इज ब्राइट। ब्राइट में अगर हम ly ली जोड़ देते हैं वो बन जाता है ब्राइटली। ब्राइट होने का मतलब बहुत ही चमकदार, चमचम करना, एकदम रोशनी से भरा हुआ होना। सो द सन शोन ब्राइटली। शोन है शाइन का पास्ट टेंस। सन जो है वो बहुत ही तेज चमक रहा था। द सन शोन ब्राइटली। देन द वर्ड इज बैड। बैड तो पता ही है, कोई चीज का अच्छा ना होना या फिर बुरा होना। बैड में ly जोड़ देने से बनता है वो बैडली। बैडली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से। ही वॉज बैडली हर्ट इन द एक्सीडेंट। किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हो गया था, चोट लग गई थी। लास्ट वर्ड इज फॉन्ड। फॉन्ड होने का मतलब कि बहुत ही प्यार के साथ, स्नेहपूर्वक, इन अ लविंग वे। इसमें हम l जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है फॉन्डली। जैसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है मेरे बचपन की यादों के बारे में। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड डेज फॉन्डली। बहुत ही प्यार से मुझे मेरे बचपन के दिन याद आते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सम राइमिंग वर्ड्स। These are some practice words with F and P. P and F. जैसे pleased, pricked, pinched, punished, fat, fruit, fell, forgotten. Palm, इसमें L silent है. Pear, proud, parade. Farm, fair, frown, fish. And then you will complete the blanks with the rhyming words of the following and practice aloud. Bruise. ब्रूस। ब्रूस के साथ जो राइमिंग वर्ड सी से स्टार्ट होता है वो है क्रूज। क्रूज मतलब एक बहुत बड़ा सा शिप। देन द वर्ड इज कैरिएज। कैरिएज किसी चीज में अगर हम कोई एक बहुत ही बड़ा सा चीज जिसमें हम कोई चीज कैरी कर सकते हैं। कैरिएज का राइमिंग वर्ड जो एम से स्टार्ट होता है वो है मैरेज। मैरेज। देन प्रॉन। प्रॉन का राइमिंग वर्ड डी से स्टार्ट होता है वो है ड्रॉन। इसे हम DAWN डॉन भी लिख सकते हैं। डॉन मीन्स इवनिंग टाइम, संध्या, सांझ का समय। और ड्रॉन लिख के भी हम इसका राइमिंग वर्ड बना सकते हैं। उसके बाद है वर्ड क्रीचर्स। क्रीचर्स। क्रीचर्स का राइमिंग वर्ड जो FE से स्टार्ट होता है वो है फीचर्स। फीचर्स। टीचर्स का राइमिंग वर्ड जो PR से स्टार्ट होता है दैट इज प्रीचर्स। प्रीचर्स क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिख रखा है इसका मीनिंग, अ पर्सन हु गिव्स रिलीजियस स्पीच, जो धर्म के विषय में स्पीच देता है, उन्हें हम प्रीचर्स बोलते हैं। देन द लास्ट वर्ड इज वोड। वोड किसी चीज की प्रतिज्ञा लेना। इसका जो राइमिंग वर्ड है दैट इज कोड। वोड, कोड। और ये फोटोग्राफ, ये पिक्चर्स, एंड दिस इज वन फोटोग्राफ ऑफ अ प्रीचर। Now let's practice some writing. How did the seaside creatures, the crabs, the lobsters, etc. teach Hari a lesson? Write a few lines. So you can write these lines. The seaside creatures pinched Hari one by one. They kept on pinching him till he turned black and blue and cried in pain. Afterwards, Hari realized how it hurts when someone is pinched. He decided not to pinch anyone anymore. Then we are going to read a very important topic, that is the articles. A, an या फिर the का इस्तेमाल. Read the sentences carefully. I ate an apple.
अ बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री, द सन राइजेस इन द ईस्ट। कुछ कुछ चीज़ों के सामने हमने एन लगाया, कुछ कुछ चीज़ों के सामने एन लगाया और कुछ के सामने हमने द लगाया। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स एंड यू विल रिमेंबर दैट एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ अ वॉवल। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वॉवल होते हैं। और जो वॉवल नहीं होते, वॉवल के अलावा जो बाकी लेटर्स बचते हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, ये सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो अभी अभी हमने जो रूल पढ़ा, वॉवल से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड्स के सामने हमें एन लगाना होता है। लाइक हियर यू कैन सी एन एप्पल, क्योंकि ए वॉवल है। एन एग, ई वॉवल है। एन इंसेक्ट, आई वॉवल है। एन ऑरेंज, ओ भी यहाँ पे वॉवल है। एन अम्ब्रेला, यू वॉवल है। एन एक्टर, ए यहाँ पे वॉवल है। और उसी के ऑपोजिट अगर हम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले कोई भी वर्ड लिखते हैं उनके सामने हम ए लगाएंगे। जैसे यहाँ पे ए बुक, इसीलिए ए। अ कार, सी कॉन्सोनेंट है। अ डॉग, डी कॉन्सोनेंट है। अ फ्रॉग, एफ कॉन्सोनेंट है। अ लेमन, अ ट्री, एल और टी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने इनके सामने अ लगाया। ये हो गया फर्स्ट रूल। नाउ व्हाट इज द सेकेंड रूल? सेकेंड रूल इज इफ अ नाउन स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट, जो कि है ये, कॉन्सोनेंट के सामने हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। लेकिन इट्स प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ अ वॉवल, जो सुनने में इन सभी वॉवल्स के साउंड जैसा हमें सुनाई देता है, तो हम उसके सामने एन लगाएंगे। और उसके ही ऑपोजिट अगर कोई ऐसा शब्द है जो स्टार्ट तो हो रहा है वॉवल से, हिसाब से वॉवल के सामने हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन में, सुनाई देने में एक कॉन्सोनेंट की साउंड की तरह लगता है, तो उसके सामने हम ए लगाएंगे। एग्जाम्पल के साथ आप इसे और भी अच्छे से समझेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा HOUR, हाउ वी प्रोनाउंस इट। ये है आवर, आवर। हम इसको हावर नहीं बोलते, है ना। एच यहाँ पे साइलेंट है। एच क्या होता है हिसाब से? तो एच एक कॉन्सोनेंट है, हमें यहाँ पे ए आवर लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये जो शब्द है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है आवर होता है, आवर, हम ओ का ही साउंड निकाल रहे हैं। और क्योंकि ओ का साउंड निकाल रहे हैं और ओ एक वॉवल है, हम इसके सामने एन आवर लिखते हैं, अ नहीं लिखते। दिस इज योर सेकेंड रूल। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट किसी का बहुत ही शरीफ होना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वैसे ये जो शब्द है ये स्टार्ट तो हो रहा है एक कॉन्सोनेंट से। एच एक कॉन्सोनेंट है, इसके सामने हमें अ लिखना होता है, तो हिसाब से आप तो इसके सामने अ ऑनेस्ट मैन लिख देंगे। लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन हम एक वॉवल का निकाल रहे हैं। वॉवल कौन सा? ओ वॉवल का। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। इसीलिए इस प्रोनाउंसिएशन की वजह से हम यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे। दिस इज योर रूल नंबर 2। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जब भी कोई वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल के सामने हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आपको वर्ड दे दिया UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हिसाब से अगर इसके सामने मैं फिल इन द ब्लैंक्स लगाऊं तो आप क्या लगाएंगे? आप देखेंगे यू तो वॉवल है, यू तो यहाँ पे वॉवल है, इसीलिए मैं इसके सामने एन लिख देती हूँ, इसीलिए मैं इसके सामने एन लिख देती हूँ। लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नाउन, कोई भी नाम जो एक वॉवल से स्टार्ट होता है, लेकिन बट इट्स प्रोनाउंसिएशन, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसी कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है, यानी कि यूनिवर्सिटी, साउंड YU, ऐसे यू करके निकल रहा है, यू, य
य पे ऊ की मात्रा यू करके निकल रहा है, इसीलिए इस टाइप के शब्द के सामने हम एन नहीं लगाते, हम अ लगाते हैं। अ यूनिवर्सिटी। एक और एग्जाम्पल, UNICORN, यूनिकॉर्न। ये वाला जो शब्द है ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो आप तो इसके सामने एन लगा देंगे, एन यूनिकॉर्न लगा देंगे, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी य से, य यू की मात्रा यू से हो रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसीलिए इसके सामने हम अ यूनिकॉर्न लगाएंगे। ये जो य है ये एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, वाई का साउंड है, वाई का हम क्या साउंड लिखते हैं, यू, यू की मात्रा है कि नहीं। इसलिए भले ही ये यू एक वॉवल वाला वर्ड है, इसके सामने एन लगना चाहिए, लेकिन साउंड इसका वाई का साउंड निकलता है, यू का साउंड निकलता है, इसीलिए इसके सामने हम ए लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, डैश यूनिफॉर्म, डैश यूनिसाइकिल। इसमें भी स्टार्टिंग वाला जो लेटर है वो यू है, वॉवल है, लेकिन साउंड इसका देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म, यू की मात्रा, यूनिफॉर्म, वाई का साउंड है, यूनिसाइकिल, यू की मात्रा, वाई का साउंड है, इसीलिए हम इस शब्द के आगे भी अ यूनिफॉर्म और यहाँ पे अ यूनिसाइकिल ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको और एक सीक्रेट चीज समझाती हूँ। जब भी आपको समझ में नहीं आए, पता नहीं कौन सा साउंड निकल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ये चीज देखिए, किसी भी शब्द को बोलने के आगे अगर आपके लिप्स गोल गोल हो रहे हैं, एकदम आपके लिप्स राउंडेड हो रहे हैं, यू बोल के देखिए, यू, हमारे पूरे लिप्स गोल गोल हो जाते हैं, तो ऐसे वाले शब्द के सामने हम ए लगा देंगे चुपचाप, ठीक है। और जबकि आप जब ये ओ बोल रहे थे, आओ, तब हमारा मुंह खुल रहा था, ये ओ गोल गोल तो दिख रहा है, लेकिन इसमें हमारा लिप्स यू बोलने की तरह राउंड नहीं होता, इसमें हमारा मुंह खुल जाता है। बोल के देखो ध्यान से, आओ, आओ, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, तो इसके सामने हम एन लगा रहे हैं। आप इस तरीके के ट्रिक से भी ए एंड एन वाले क्वेश्चंस को ध्यान से कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मैं लिख रही हूं ONE, 1 रुपी कॉइन। इस 1 रुपी कॉइन के सामने फिल इन द ब्लैंक्स। अब बताइए यहाँ पे ए लगेगा या फिर एन लगेगा। प्रोनाउंस इट, 1 रुपी कॉइन। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन को हम स्टडी करते हैं। 1 ओ का क्या साउंड होता है, ओ का ओ साउंड होता है, लेकिन हम ऑन ऐसे नहीं बोल रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं, 1 किसका साउंड आ रहा है, डब्लू का साउंड आ रहा है, 1। इसीलिए भले ही ये ओ जो है ये वॉवल है, लेकिन इसका जो साउंड है वो डब्लू का साउंड निकल रहा है, 1 बोल रहे हैं हम इसको, 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। दैट इज द रीजन हम जब 1 रुपी कॉइन के सामने फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, हम उसके सामने अ लिखेंगे, अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन। सो स्लोली एज यू प्रैक्टिस मोर, आपको ये प्रोनाउंसिएशन वाला मेथड अच्छे से समझ में आएगा। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस ओ और यू में भी है। जितने भी वर्ड्स आपको ए, ई एंड आई के मिल जाएंगे, उन सब के सामने आप आंख बंद करके एन लगा देना, और जो भी कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड्स होंगे उसके सामने आप ए लगा देना। सिर्फ जो भी वर्ड्स आपको ओ से या फिर यू से नजर आ जाए, थोड़ा सा पॉज लेके उसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान से सुन के बार बार बोल के उसके बाद डिसाइड करना कि उसके सामने एन लगेगा या फिर ए लगेगा। ओके, नाउ लेट अस डू द फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। नंबर 1, हरी वॉज डैश अनपॉपुलर बॉय। यू एक वॉवल है, इसीलिए आंख बंद करके एन अनपॉपुलर बॉय लिख देंगे। वैसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन बोलते टाइम हमारे लिप्स राउंड नहीं हो रहे हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरा वाला, द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू डैश सी साइड। अब ये एस को कॉन्सोनेंट समझ के आप यहाँ पे अ लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे द सी साइड, क्योंकि जो भी चीज पर्टिकुलर होता है, डेफिनेट होता है, कोई एक पर्टिकुलर थिंग जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, उसके सामने हम हमेशा द लगाएंगे। ठीक है,
अब अनपॉपुलर जो शब्द है वो पर्टिकुलर नहीं होता। अनपॉपुलर तो कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हरी जिस समुंदर के किनारे गया था वो समुंदर एक पर्टिकुलर समुंदर था। अगर उसका हम नाम बता देंगे तो वो और पर्टिकुलर बन जाता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे द सी साइड। उसके बाद ही सॉ डैश बिग क्रैब। बिग क्रैब कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है, कोई भी, बहुत सारे क्रैब बड़े बड़े हो सकते हैं। और बी क्योंकि कॉन्सोनेंट है हम लिख देंगे अ बिग क्रैब। आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल। एम्प्टी खाली बॉटल तो कितने पड़े रहते हैं, कोई पर्टिकुलर खाली बॉटल तो है नहीं। आई फाउंड एक खाली बॉटल। ई क्योंकि वॉवल है हम लिख देंगे एन एम्प्टी बॉटल। डैश सी क्रीचर्स एट हिज फूड। सी क्रिएचर, एस को कॉन्सोनेंट समझ के आप अ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी डेफिनेट चीज़ ने, किसी पर्टिकुलर थिंग ने ही हरी का खाना खाया था। किसी ऐसे वैसे यहाँ वहाँ कोई भी ने नहीं खाया था, पर्टिकुलर चीज़ ने खाया था। जो सी क्रिएचर्स थे, लॉबस्टर्स थे, उन्होंने ही खाया था, इसीलिए हम इसके सामने द लिखते हैं। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रैब हैज़ ए हार्ड शेल whereas a frog does not। हार्ड शेल क्या होता है? जैसे स्नेल को अगर आपने देखा, इसके ऊपर जो कवर होता है ना वो बहुत सख्त होता है, हार्ड होता है, एकदम ठोस पत्थर की तरह। जैसे यहाँ पे क्रोकोडाइल के बॉडी के ऊपर देखिए ये नरम नहीं है, जबकि फ्रॉग को या फिर लिजर्ड को आपने अगर देखा होगा इनकी स्किन बहुत ही नरम होती है। क्रोकोडाइल की स्किन नरम नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स and circle the ones that can protect themselves with their hard cover। जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं हार्ड कवर होने की वजह से। तो ऐसे एनिमल्स को हमें सर्कल करना है। तो जैसे क्रोकोडाइल, ये तो हमें दिख ही रहा है। टर्टल का भी हार्ड कवर होता है। हेजहॉग, ये आपकी है फोटो, इसमें हार्ड कवर हमें नहीं दिख रहा है। स्नेल का हार्ड कवर होता है इसके पीठ के ऊपर। टॉर्टोइस का भी हार्ड कवर होता है। पॉर्क्यूपाइन, ये आपकी फोटो है, इसके शरीर पे बहुत सारे कांटे होते हैं, कांटों की वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन हार्ड कवर नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं करेंगे। लिजर्ड का हार्ड कवर नहीं होता, गोरिल्ला का भी नहीं होता, स्नेक एंड फ्रॉग का भी नहीं होता। सो आंसर आर दीज 4। नाउ पेस्ट एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ एनी वन एनिमल एंड राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। तो मैंने यहाँ पे लिया है क्रोकोडाइल और उसके बारे में 5 लाइन्स लिखा है। Crocodiles have 4 legs, 2 eyes and a thick tail. Crocodile is a carnivorous animal. सिर्फ मीट खाता है। They lay egg. They can live both in water and on land. In water and land के ऊपर, इसीलिए on। कई बच्चे इन और ऑन पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। पानी के हम अंदर जाते हैं, अंदर, इसीलिए इन, और लैंड के हम ऊपर ही ऊपर चलते हैं ना, लैंड के अंदर तो नहीं जाते, इसीलिए ऑन, ऑन लैंड। और 5वां है द स्किन ऑफ द क्रोकोडाइल इज वेरी हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड ए टॉर्टोइस। यहाँ पे मैंने फोटो दी है, ये है टर्टल और ये वाला है टॉर्टोइस। यहाँ पे फोटो देख के ही आपको बहुत सारे डिफरेंसेस तो वैसे ही नजर आ रहे हैं, है ना। लेट अस समराइज। पॉइंट नंबर 1, टर्टल है फ्लैट बैक। इसका जो बैक होता है वो लगभग फ्लैट होता है, सपाट होता है, ताकि ये आराम से स्विम कर सके पानी के अंदर। जबकि टॉर्टोइस का जो पीठ होता है, हार्ड कवर, शेल, ये डोम शेप्ड होता है। डोम शेप होने का मतलब गोलाकार, थोड़ा हाफ सर्कल के जैसा। पॉइंट नंबर 2, टर्टल ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, लेकिन टॉर्टोइस जो है वो पानी में और लैंड में दोनों जगह पे रहते हैं। मोस्टली वो लैंड में ही दिखाई देते हैं। पॉइंट नंबर 3, टर्टल ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कि वो पानी में छोटे छोटे पौधे और छोटे छोटे श्रिम्प्स, फिशेस, इन सबको भी खाता है। जेली फिशेस ये उसका फेवरेट है। जबकि टॉर्टोइस ये हर्बीवोर ही होता है, शाकाहारी होता है। ये बाहर छोटे छोटे पेड़ पौधे, घास फूस और फ्लावर्स ये सब ही खाता है। 4th पॉइंट, टर्टल के जो शेल का वेट होता है वो बहुत हल्का होता है, पतला होता है, जबकि टॉर्टोइस का जो शेल है वो हार्ड होता है, ज़्यादा सख्त होता है। हार्ड तो ये भी होता है, लेकिन दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं हम क्या लगाते हैं, सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हार्ड वर्ड में अगर हम ER हार्डर लगा देंगे, ER हार्डर, तो टॉर्टोइस का जो शेल है वो हार्डर है, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो इस फोटो में आप और भी ज्यादा डिटेल में टर्टल एंड टॉर्टोइज का डिफरेंस पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। यूज इज एंड आर एंड ऑल्सो एड ing टू मेक योर सेंटेंसेस। और आपके क्लूज इस बॉक्स में है। स्विंग से स्विंगिंग, लिक से लिकिंग, लिक मतलब चाटना, स्विंग मतलब ऐसे झूले पे झूलना, सिट मतलब बैठना, ing लगाने से सिटिंग, स्लाइड मतलब ऐसे फिसलना, ing जोड़ने से बन जाएगा स्लाइडिंग, क्लाइंब मतलब चढ़ना, उसमें ing लगा के क्लाइंबिंग, किक, किक मतलब किक करना, पैर से किक करना, ing लगाने से बनेगा वो किकिंग। नाउ लेट अस मेक द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, कृष्णा इज स्विंगिंग। दूसरी जो मैरी नाम की लड़की है वो डैश अप द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर अगर हम चढ़ते हैं तो उसे हम क्या शब्द बोलेंगे? हम वॉकिंग तो नहीं बोलेंगे, हम क्लाइंब बोलते हैं। हम किसी चीज पे चढ़ रहे हैं, कहाँ पे? स्लाइड पे। तो हम क्या लिखेंगे? मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर। क्लाइंब शब्द में मैंने ing ऐड किया। दूसरा वाला, हरी डैश आर बॉक्सिंग हर। हरी जो है वो कुछ कर रहा है और बॉक्सिंग कर रहा है हर के ऊपर। ये हर कौन है? ये हर है ये वाली लड़की मैरी। मैरी यहाँ पे क्लाइंब कर रही है और जो हरी है ये बुली कर रहा है। ये मैरी को बॉक्सिंग कर रहा है और पैर से भी कुछ धक्का मार रहा है। पैर से धक्का मारने को हम क्या बोलते हैं? हम किक बोलते हैं और ing जोड़ने पे वो बन जाता है किकिंग। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। तीसरा वाला है, लिटिल बिट्टू डैश अ लॉलीपॉप। लॉलीपॉप को हम चाट चाट के खाते हैं। चाटने को इंग्लिश में बोलते हैं लिक करना। लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप। फोर्थ इज रीता डैश डाउन द स्लाइड। डाउन अगर हम किसी चीज के आ रहे हैं, किसके? स्लाइड के। स्लाइड के डाउन, नीचे फिसल के आ रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्लाइड करना, फिसल के आना। रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। नाउ इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। You can take some hints from the words given here and write the lines. Like example, John will play kabaddi tomorrow. उसी तरीके के words हैं play, race, football, badminton, jump, run. John will play kabaddi tomorrow. Monu will play football tomorrow. Raju will jump. Tinu and Meenu will run a race. Amit and Sanjay will play badminton. सभी वर्ड्स को हमने यूज कर लिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लेट्स बी क्रिएटिव। वी विल राइट सम लाइन्स अबाउट दिस पिक्चर। सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग। सी डाइविंग एक बहुत ही एडवेंचरस स्पोर्ट होता है। इसमें हमें मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के, स्विम सूट पहन के समुद्र के बहुत नीचे जाके अंदर की चीजें देखने का मौका मिलता है। नाउ इफ यू गो डीप डाउन द सी, व्हाट वुड यू फाइंड? आपको क्या क्या नजर आएगा? थिंक, इसके बारे में सोचो और सोच के जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं हमें उन्हें ग्रुप एक्टिविटी में डिस्कस करना है और फिर एक पैराग्राफ लिखना है। सो व्हाट वी विल राइट? इफ आई वेंट डीप सी डाइविंग, आई वुड सी ऑल द कलरफुल वाटर एनिमल्स. आई वुड फाइंड कलरफुल फिश, लॉबस्टर्स इन द सी. आई मे ऑल्सो फाइंड प्रेशियस ज्वेल्स, जैसे कि मोती, ये समुद्र के अंदर सीपियों में ही बनते हैं, which I wish to collect. I may find the pearls in the shell present in the sea. I can observe the starfish, जो समुंदर पे ही मिलते हैं, ये sea creature है. Turtles sink at the bottom. Sunk है sink का past tense. और इसी तरीके से आपके मन में भी जो जो वर्ड्स आते हैं उनको आप जोड़ के इस तरीके का पैराग्राफ बना सकते हैं. And that was the last question of your textbook. आशा करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, स्पेशली द आर्टिकल्स. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले यूनिट के पोएम के साथ. टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.